नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे जेबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट यानी कि जेबी का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इसका यूनिट 3 है। और फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 3 के थ्योरी पोर्शन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये टॉपिक का नाम है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट, यानी रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट का एप्लीकेशन कहाँ है और रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, इनमें क्या डिस्टिंक्शन है। तो अभी तक आपने रिटेल बैंकिंग के बेसिक्स के बारे में समझा था दोस्तों, कि आपने देखा था कि रिटेल बैंकिंग है क्या, आपने हिस्ट्री को देखा था और आपने देखा था कि रिटेल बैंकिंग का बैंक ऑपरेशन में क्या रोल है। आज हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेबिलिटी कहाँ है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आपको समझ चीज़ें क्लियर होंगी। अंतिम तक बने रहें। तो लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको किन किन चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, तो आप समझ पाएंगे कि रिटेल बैंकिंग का बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। ठीक है। दूसरा चीज़ आप ये समझ पाएंगे कि बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर कैसा है, कि ये जो बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो आप इसको समझ पाएंगे। उसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि बिजनेस अप्रोच कौन कौन से हैं, कौन कौन से अप्रोच यूज होते हैं बिजनेस में, इन खासकर हम लोग बैंकिंग पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। तो फिर आप समझ पाएंगे दोस्तों कि प्रोडक्ट मॉडल्स कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट मॉडल्स। आप समझ पाएंगे दोस्तों कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा है, कैसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। ठीक है, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाउ प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को आप समझ पाएंगे। फिर आप रिटेल, कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग के बीच में डिस्टिंक्शन को समझ पाएंगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट यू विल स्टडी। वी हैव लॉन्च टारगेट JIB 2023 प्लान। दिस इज पेड कोर्स एज पर न्यू सिलेबस ऑफ JIB. We are covering currently we are covering 2 subjects, and after some time we will cover other 2 subjects also. Okay, so what you will get unit wise theory videos, you will get unit wise theory PDF, you will get unit wise MCQ videos, you will get unit wise MCQ PDF. Okay, and then what are the plans available with us? तो फ्रेंड्स, क्या क्या प्लान अवेलेबल है? सो इफ यू वांट थ्योरी प्लस PDF, it will cost rupees 500 per subject, and if you want only PDF, it will cost rupees 200 per subject. And if you opt for both the subject, then I will provide you 10% off. So if you are interested to enroll for these courses, you will get each and every content clearly mentioned. Then please WhatsApp me on the number shown on the screen. Now let's begin our today's topic. आइए दोस्तों, अब हम लोग अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। So now let's begin. So friends, the first topic that we have is the introduction. So friends, देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि रिटेल बैंकिंग का जो ग्रोथ है, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों टेक्नोलॉजी की। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। फाइनेंशियल मार्केट में जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है हमारे रिटेल बैंकिंग के ग्रोथ के लिए। तो रिटेल बैंकिंग को बिजनेस मॉडल के द्वारा सभी बैंक अडॉप्ट करती है। क्यों अडॉप्ट करती है रिटेल बैंकिंग को बिजनेस मॉडल के रूप में? क्योंकि दोस्तों, बहुत सारा कंफर्ट फैक्टर्स होता है बैंकों के लिए। जैसे देखिए, रिटेल बैंकिंग से उनके पास क्या फायदा होता है कि उनको ह्यूज कस्टमर बेस मिल जाता है, बहुत सारे कस्टमर का बेस मिल जाता है दोस्तों। उनको वो मल्टीपल प्रोडक्ट को ऑफर कर पाते हैं, उनका प्राइसिंग अच्छा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा होता है और क्रॉस सेलिंग का अप्रोच मिलता है दोस्तों। देख रहे हैं कितना फायदा है बैंकों के लिए। अच्छा कस्टमर का बेस मिल गया, हाई अच्छा प्रोडक्ट ऑफरिंग कर दिए, वो प्राइसिंग बेहतर है, प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है, और क्या चाहिए बैंक को। इसीलिए रिटेल बैंकिंग को वो बिजनेस मॉडल के रूप में अडॉप्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया कि रिटेल बैंकिंग को बिजनेस मॉडल के रूप में क्यों अडॉप्ट किया जाता है? वेरी गुड। नाउ दोस्तों, अब ये देखिए कि टेक्नोलॉजी का तो इंपॉर्टेंट रोल है ही रिटेल बैंकिंग में, लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी भी तो चेंज हो रहा है। डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी में कुछ नया इनोवेशन आ रहा है दोस्तों। तो बैंक अलग अलग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर रही है ताकि अपने कन्वेंशनल बिजनेस प्रोसेस को रीडिजाइन कर सके। तो आज के समय में रिटेल बैंकिंग को कैरेक्टराइज करने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है मल्टीपल प्रोडक्ट्स। बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे डिपॉजिट्स हो, लोन्स हो, कार्ड्स हो, इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, सिक्योरिटीज हो। देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल।
दूसरी बात है कि मल्टीपल चैनल्स हैं, यानी हम ये ठीक है प्रोडक्ट्स तो है हमारे पास, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास चैनल अलग अलग हैं। जैसे कि हमारे पास कॉल सेंटर्स हैं, अब देखिए डिपॉजिट के प्रोडक्ट हैं, लोन के प्रोडक्ट हैं, कार्ड्स के प्रोडक्ट हैं, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे पास चैनल्स भी तो है। हम कॉल सेंटर है, ब्रांच है, इंटरनेट है, मोबाइल बैंकिंग है, कियोस्क है, तो इन सभी चैनल से ये सभी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल कस्टमर ग्रुप भी हैं, यानी कि मान लीजिए कंज्यूमर हो गए, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, कॉर्पोरेट हो गए, सो दीज आर मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप्स। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग का सेक्टर का 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल चैनल, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं कि रिटेल बैंकिंग के कंसेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो फ्रेंड्स इस यूनिट में हम लोग यही समझेंगे कि बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस के स्ट्रक्चर कौन से हैं, प्रोडक्ट के मॉडल कौन से हैं, बिजनेस का अप्रोच क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। नाउ लेट्स बिगिन विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट। तो रिटेल बैंकिंग का बहुत सारा एलिमेंट्स है जो कि इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जो है किसी सेगमेंट के सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है। तो आइए जरा देखते हैं कि कहाँ कहाँ रिटेल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल। सो नाउ सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन मॉडल का। तो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में दोस्तों सबसे मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी जो है वो है एंड टू एंड आउटसोर्सिंग, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग, पार्शियल आउटसोर्सिंग और दोस्तों लास्ट है हमारा इन हाउस सोर्सिंग। ठीक है, तो 4 तरह के स्ट्रेटजी फॉलो किए जाते हैं। नाम याद रखिएगा, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ बेसिकली क्या है। तो कौन सा मॉडल इंप्लीमेंट होगा वो प्रोडक्ट के रेंज पे निर्भर करता है, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है, टेक्नोलॉजी की प्रिपेयरनेस पे निर्भर करता है और डिलीवरी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है, और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स पे भी निर्भर करता है कि आप इन टू इन आउटसोर्सिंग करेंगे या खाली आउटसोर्सिंग ही करेंगे या पार्शियल आउटसोर्स करेंगे या इन हाउस सोर्सिंग करेंगे। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? तो ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का रेंज क्या है। अभी हम लोग मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ये सभी फैक्टर्स है जो कि इंप्लीमेंटेशन मॉडल को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे पीएसबीज हैं यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या करते हैं दोस्तों? तो पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा मॉडल अप्लाई करते हैं आप खुद सोच के बताइए दोस्तों। यू आर मोस्ट ऑफ यू बिलोंग्स टू पब्लिक सेक्टर बैंक। नाउ प्लीज टेल कौन सा मॉडल पब्लिक सेक्टर बैंक अडॉप्ट करती है? तो वो है हमारा इन हाउस रिसोर्स। तो इन हाउस रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि देखिए मतलब अपना बना हुआ रिसोर्स को वो यूज करती है, ये मॉडल को अडॉप्ट करती है। लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे मान लीजिए कि एटीएम हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, इस सभी चीज़ों को आउटसोर्स किया जाता है क्योंकि इनके पास इन हाउस फैसिलिटी सफिशिएंट होता नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से दोस्तों मैक्सिमम केस में वो इन हाउस करती है, लेकिन कुछ केसेस में जैसे एटीएम डेबिट कार्ड के केस में ये क्या करती है, आउटसोर्स करती है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी? पीएसबीज की यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की। यदि हम बात करें दोस्तों नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो बताइए कौन सा मॉडल अडॉप्ट होगा? तो नए जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में दोस्तों ये पार्टिकुलर नई जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा मॉडल अडॉप्ट करती है दोस्तों? तो बैलेंस मिक्स होता है इनका क्या होता है? बैलेंस मिक्स होता है, आउटसोर्सिंग भी होता है, इन हाउस भी होता है, लेकिन इसका ज्यादा स्क्यूड रहता है आउटसोर्सिंग के प्रति। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब दोस्तों ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करती है बताइए? ओल्ड प्राइवेट बैंक क्या करती है दोस्तों? ओल्ड प्राइवेट बैंक में भी ज्यादातर इन हाउस ही होता है। ठीक है, जैसे पीएसबी में मैंने बताया ना कि पीएसबी में भी इन हाउस है, उसी तरह ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी क्या है? इन हाउस है। लेकिन न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या है? मिक्सिंग है। फॉरेन बैंक की यदि हम बात करें दोस्तों, तो फॉरेन बैंक में आउटसोर्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से सवाल पूछा जा सकता है, मैं आपको क्विकली रिकॉल करके बता दूं। पीएसबीज के लिए बताइए, पीएसबीज के लिए कौन सा मॉडल है? तो इन हाउस मॉडल है। ठीक है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, ओल्ड प्राइवेट के लिए कौन सा मॉडल है? तो इन हाउस है। फिर न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए, तो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए मिक्सिंग है। यदि हम बात करें फॉरेन बैंक के लिए, तो फॉरेन बैंक के लिए क्या है दोस्तों? आउटसोर्सिंग है। तो आपको ये चीज याद रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्लीमेंटेशन मॉडल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो फॉरेन बैंक होते हैं उनके जो फ्रंट और बैक एंड ऑपरेशन होता है वो भी आउटसोर्स होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर इन रिटेल बैंकिंग। यानी रिटेल बैंकिंग में जो बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है? तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 क्लासिफिकेशन है, 4 ब्रॉडली डिफाइंड प्रोसेस मॉडल इंप्लीमेंट किया जाता है बैंकों में। ठीक है, अब मैं आपको चारों बताऊंगा। तो बिजनेस प्रोसेस का स्ट्रक्चर बैंकों में जो है 4 वेज में क्लासिफाई किया गया है।
टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, कस्टमर इंटरफेस के बेसिस पर। तो वो कौन कौन सा है? पहला है हमारा हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। फर्स्ट इज horizontally organized model, second is vertically organized model, third is predominantly vertically organized model and fourth is predominantly horizontally organized model। तो आइए दोस्तों एक एक करके चारों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मॉडल है वो हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक मॉडुलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल को यूज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। तो हमारे पास कस्टमर का कितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है एक सिंगल प्लेटफॉर्म में, ठीक है, ताकि हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑफर कर सकें। तो ये जो हॉरिजॉन्टल और जो ऑर्गेनाइज्ड मॉडल होता है दोस्तों, एक मॉडुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रोसेस मॉडल को यूज करते हैं अलग प्रोडक्ट के लिए, और हम लोग एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोडक्ट वाइज ऑफर करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कीवर्ड याद रखिएगा दोस्तों, इसमें कीवर्ड याद रखिएगा, दिस इज अ मॉडुलर स्ट्रक्चर यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल। इट यूज डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। जैसे प्रोडक्ट 1 है हमारा, इसके लिए प्रोसेस मॉडल अलग होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट 2 है, इसके लिए प्रोसेस मॉडल अलग होगा। तो प्रोडक्ट वाइज हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसेस मॉडल को एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। प्रोडक्ट वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रोसेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं, अलग अलग यूज कर रहे हैं। यदि हम वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल की बात करें दोस्तों, तो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल क्या करता है, इट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी अक्रॉस प्रोडक्ट with customer database orientation and centralized customer database is used across product। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है कि it provide functionalities across product और customer database orientation and centralized customer database is used across products। तो इसमें कीवर्ड याद रखिएगा, centralized customer database यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम एक प्रोडक्ट के लिए, एक तरह के प्रोडक्ट के लिए एक मॉडल को यूज कर रहे हैं और दूसरे तरह के प्रोडक्ट के लिए दूसरे मॉडल को यूज कर रहे हैं, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में था। यहाँ ऐसा नहीं है। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या, एक सेंट्रल कस्टमर डाटाबेस है और उसी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है विद कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है, और ज़्यादातर ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो और देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। और एक लास्ट है हमारा प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉमन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। देखिए एक चीज समझिए, एक है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। इसमें मैंने क्या बताया कि कॉमन इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल होता है, और एक होता है प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, इसमें कॉमन इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के लिए अवेलेबल होता है। तो आपको समझ में आ रहा है ना डिफरेंस, ठीक है। यानी मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट P1 है, ठीक है, एक प्रोडक्ट P2 है, तो अलग अलग प्रोडक्ट है लेकिन इसके लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल रहेगा, तो वो हो जाएगा हमारा प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, ठीक है। अब दोस्तों कौन सी बैंक कौन सा मॉडल यूज करती है, आइए जरा देखते हैं। हमने 4 मॉडल देखा, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो फ्रेंड्स देखिए PSBs की यदि हम बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की यदि बात करें, तो HOM हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज करती है, ठीक है। हाँ, तो PSBs कौन सी बैंक यूज करती है दोस्तों, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज करती है। ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, और कुछ में प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, कुछ PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक जो कि वेस्ट में है, हमारे वेस्ट में जो है, ठीक है, वहां पे प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल भी यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी के लिए हमारे पास कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो इस अब बताइए, अब एक चीज बताइए कि कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन यदि अवेलेबल होगा, कि जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट P1 है, ये प्रोडक्ट P2 है, ये प्रोडक्ट P3 है, ये प्रोडक्ट P4 है, तो इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए आपको इन कस्टमर इंफॉर्मेशन कॉमन अवेलेबल है, तो वहां पे क्या होगा दोस्तों, क्रॉस सेलिंग का चांस बनेगा, ठीक है। देयर इज स्कोप ऑफ क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग का भी चांस है। सो जहां भी प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल है वहां पे क्रॉस सेलिंग का चांस ज्यादा है। तो यदि आपसे हम कहा जाए कि PSBs में कौन सा मॉडल फॉलो होता है, तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल फॉलो होता है, ठीक है। तो देखिए समझिए, अभी मैंने क्या बताया, PSBs में हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब आप बोलेंगे कि ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है, ध्यान रखिए, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में मिक्सिंग है,
मिक्स है। मिक्स करने का मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, एक बैंक है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका में एक बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, वहां पे हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एक तमिलनाडु में बैंक है, वहां पे क्या होता है दोस्तों, तमिलनाडु वाले बैंक में क्या है कि जो कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन है ना अक्रॉस प्रोडक्ट वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप बताइए कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा तो कौन सा मॉडल होगा, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में मिक्सिंग का कल्चर है, और जो हमारे नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो फॉरेन बैंक्स होते हैं दोस्तों, वहाँ पे प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल होता है। इसका मतलब ये होता है कि रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव आर अटेंडेड विद कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब सभी प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन को यूज किया जाता है। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए मैंने क्या बताया, पीएसबीज के लिए दोस्तों हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल है, फिर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, ये हमारे पास मिक्सिंग है, ब्लेंड है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या यूज करती है, वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल यूज करती है, और जो हमारे फॉरेन बैंक है वो क्या यूज करते हैं, हमारे वो यूज करते हैं प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल। तो आपने समझ गया कि ये चारों ऑर्गेनाइज मॉडल क्या क्या है और कौन सी बैंक कौन सी मॉडल यूज करती है और किससे क्या फायदा होता है। दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए कि क्रॉस सेलिंग की सुविधा किस मॉडल में है तो आप क्या जवाब देंगे बताइए। तो आप कहेंगे कि क्रॉस सेलिंग सबसे ज्यादा हो सकता है हमारा प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में। क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल में जो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कॉमन कस्टमर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है और क्रॉस सेलिंग यहीं पे ज्यादा फेवरेबल होता है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, बिजनेस अप्रोच की, यानी कि डोमेन स्पेसिफिक बिजनेस अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग। तो फ्रेंड्स जो बिजनेस स्ट्रेटजी यूज किया जाता है वो बहुत तरीका है। तो कॉमन अप्रोच मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहला है सेगमेंटेड अप्रोच। सेगमेंटेड अप्रोच में क्या होता है दोस्तों, ब्रांचेस को क्लासिफाई किया जाता है बिजनेस पोटेंशियल के बेसिस पे, ठीक है। सो वी क्लासिफाई द ब्रांचेस बेस्ड ऑन बिजनेस पोटेंशियल विद रिगार्ड टू रिटेल स्पेस एंड बिजनेस टारगेटेड, ठीक है, इन दिस सेगमेंट ऑफ ब्रांच ओनली विद फोकस मार्केट स्ट्रेटजी। तो ब्रांचेस को क्लासिफाई किया जाएगा बिजनेस पोटेंशियल, किस ब्रांच का बिजनेस पोटेंशियल कितना है उस बेसिस पे ब्रांच का क्लासिफिकेशन होता है। और केवल बिजनेस पोटेंशियल कौन सा बिजनेस, क्या कॉर्पोरेट बिजनेस नहीं, रिटेल स्पेस, ठीक है। तो रिटेल स्पेस वाला बिजनेस को टारगेट किया जाता है और उस बेसिस पे ब्रांचेस को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों उसके अलावा जो और पॉइंट्स है, हाँ, ब्रांचेस को क्लासिफाई किया जाएगा रिसोर्स सेंटर में, प्रॉफिट सेंटर में, प्रायोरिटी सेंटर में, जनरल सेंटर में, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है पीएसबीज का, जिसके पास लार्ज नेटवर्क है। तो आप याद रखिएगा पीएसबीज में कौन सा बिजनेस अप्रोच यूज होता है, तो सेगमेंटेड अप्रोच यूज होता है, ठीक है। दूसरा अप्रोच है हमारे पास ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है कि रिटेल मॉडल जो होते हैं उनको ज्योग्राफी के बेसिस पे बिल्ड किया जाता है। तीसरा अप्रोच है हमारे पास क्लासिफिकेशन अप्रोच, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। यहाँ पे स्ट्रेटजी को डिजाइन किया जाता है किस तरह का ब्रांच है, क्या वो रूरल ब्रांच है या वो सेमी अर्बन ब्रांच है, अर्बन ब्रांच है या मेट्रो ब्रांच है। तो वहाँ पे कौन सा अप्रोच लगता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच लगता है, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे पीएसबीज हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल है ही नहीं, ठीक है, इन सभी लाइनों में, और वो एक हॉलिस्टिक मॉडल को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। कुछ बैंकों में सेगमेंटेड मॉडल यूज होता है और खासकर कॉर्पोरेट मॉडल यूज होता है। अब दोस्तों ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जो है वही बेसिस है रिटेल का, ठीक है। जो हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहाँ पे सेगमेंटेड और क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच का मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में कौन सा अप्रोच यूज होता है, मिक्सिंग होता है सेगमेंटेड मॉडल का और क्लासिफिकेशन बेस्ड मॉडल का। सेगमेंटेड में मैंने क्या बताया था, एक बार रिकॉल कीजिए। सेगमेंटेड में बताया था कि ब्रांच को क्लासिफाई किया जाएगा बिजनेस पोटेंशियल के बेसिस पे, और क्लासिफिकेशन में ब्रांच का क्लासिफिकेशन होता है कहाँ का ब्रांच है, रूरल का है या अर्बन का है या सेमी अर्बन का है या मेट्रो का है। तो यहाँ पे मिक्सिंग है ओल्ड न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में, और फॉरेन बैंक में जो है किसी से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट मॉडल की। तो प्रोडक्ट मॉडल कौन कौन सा है, तो रिटेल बैंकिंग का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था कि रिटेल बैंकिंग में आप मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, मल्टीपल चैनल होता है, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप होते हैं जिसको कस्टमाइज किया जाएगा, पर्सनलाइज किया जाएगा, ताकि हम अलग अलग कस्टमर सेगमेंट के ग्रुप को के नीड को मीट कर सकें, राइट। ये मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया था ना, रिटेल बैंकिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स, हमारे पास बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, हमारे पास बहुत तरह के चैनल्स होंगे, और क्या होंगे दोस्तों, हमारे पास मल्टीपल कस्टमर ग्रुप्स होंगे। सो इसे हम लोग क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, इसे हम लोग पर्सनलाइज करेंगे ताकि वो
जो हमारे वेरियस सेगमेंट्स के नीड्स हैं उसको उसको फुलफिल कर सके। नाउ अब मैं आपको थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं दोस्तों। सो फ्रेंड्स देखिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो आपको मैंने बताया था कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर आपका डिपॉजिट से आ सकता है, डिपॉजिट प्रोडक्ट आ सकता है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड आ सकता है, लोन आ सकता है, इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड आ सकता है। मल्टीपल चैनल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, बैंकिंग आउटलेट हो गया, ठीक है। ये सब क्या है दोस्तों, हमारे मल्टीपल चैनल्स हैं। उसके बाद दोस्तों और क्या हो सकता है, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर हो सकते हैं, एमएसएमईज हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि मल्टीपल प्रोडक्ट होगा, मल्टीपल चैनल होगा, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप होगा। ये मल्टीप्लिसिटी है जो कि रिटेल बैंकर्स प्ले करते हैं दोस्तों। और मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों कौन कौन से हमारे चैनल्स होते हैं, कौन कौन से हमारे कस्टमर ग्रुप्स होते हैं। नाउ दोस्तों हम लोग बात करते हैं एसेट साइड की। नाउ लेट अस डिस्कस द एसेट साइड। फ्रेंड्स देखिए इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि जो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्ट्रक्चरिंग होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिटेल बैंकिंग स्ट्रेटजीज में। सो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो रिटेल बैंकिंग रिजल्ट्स इन बेटर यील्ड और इम्प्रूव्ड बॉटम लाइन फॉर अ बैंक। दैट मीन्स रिटेल बैंकिंग का क्या क्या फायदा होता है दोस्तों, तो रिसेंट ईयर में ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का मार्केटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बन गया है रिटेल बैंकिंग इनिशिएटिव का। तो एग्जांपल के तौर पर आप देखिए रिटेल बैंकिंग एक अच्छा एवेन्यू बन गया है फंड डिप्लॉयमेंट के लिए। कंज्यूमर लोन्स जो हैं वो लो रिस्क होते हैं और एनपीए परसेप्शन उन पे कम होता है क्योंकि आप कंज्यूमर को लोन दे रहे हैं। कॉर्पोरेट लोन में ज़्यादा रिस्क होता है। लाइफ स्टाइल इंप्रूव करना और लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल करना, कैसे आप उसे अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सभी एसेट साइड में कैसे रिटेल बैंकिंग हेल्प कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि वो यील्ड बढ़ा रहा है और बॉटम लाइन को इम्प्रूव कर रहा है। फंड को डिप्लॉय करने का गुड एवेन्यू है। कंज्यूमर लोन जो है उसमें रिस्क कम है और लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना, लोगों के एस्पिरेशन को फुलफिल करना, ठीक है। तो ये सभी हमारे एसेट साइड्स हैं। यदि हम बात करें लायबिलिटी प्रोडक्ट्स की, तो लायबिलिटी प्रोडक्ट्स रिटेल बैंकिंग कस्टमर को ऑफर किया जाता है तीन स्पेस में। एक तो सेविंग अकाउंट होगा, एक करंट अकाउंट होगा और एक टर्म डिपॉजिट अकाउंट होगा, ठीक है। तो देयर आर थ्री स्पेसेस अंडर विच लायबिलिटी प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड टू रिटेल बैंकिंग कस्टमर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊंगा कि बैंक की अटेम्प्ट ये रहती है कि वो अपने जेनरिक प्रोडक्ट के स्कोप को बढ़ा सकें, ठीक है। अब वो सिंपल फंक्शनल प्रोडक्ट का समय गया, ठीक है। तो एक सिंपल पासबुक और चेकबुक जो है एक सेविंग अकाउंट में, अब वो समय नहीं रहा कि आप सेविंग अकाउंट खोलें तो आप उसको एक पासबुक दे दीजिए और चेकबुक दे दिए, ठीक है। अब दोस्तों जेनरिक प्रोडक्ट का समय आ गया है। अब समय देखिए क्या चेंज हुआ है आप समझिए। नाउ द एरा इज टू प्रोवाइड जेनरिक प्रोडक्ट। व्हाट इज जेनरिक प्रोडक्ट? जेनरिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जेनरिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब आप सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं तो उसे आप एटीएम दीजिए, उसे आप डेबिट कार्ड दीजिए, उसे आप क्रेडिट कार्ड दीजिए, उसे मल्टी सिटी चेक दीजिए। ये सभी जेनरिक फीचर हो गए हैं। उसे आप इंटरनेट बैंकिंग दीजिए, मोबाइल बैंकिंग दीजिए। ये नहीं कि आप उसे चेकबुक दे दिए और पासबुक दे दिए तो हो गया, ना ना ना, ये समय गया दोस्तों, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोडक्ट को चेंज होकर आप क्या आ रहा है, जेनरिक प्रोडक्ट आ रहा है। सो दिस इज हाउ द रिटेल बैंकिंग इज चेंजिंग, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों ग्रुप लाइफ पॉलिसी, ये सभी वैल्यू एडिशन है। ग्रुप हेल्थियर पॉलिसी दिया जाता है, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। जो भी आइडल फंड अकाउंट में रखा गया है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको एडिशनल इंटरेस्ट, जो भी आइडल फंड है दोस्तों अकाउंट में रखा जाता है उसको दोस्तों आप एडिशनल इंटरेस्ट रेट दीजिए स्वीपी नॉट स्वीप ऑन फैसिलिटी से। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जेनरिक प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं। मान लीजिए कि किसी के अकाउंट में आइडल फंड है तो आप क्या करेंगे, उसे स्वीपी नॉट स्वीप आउट का फैसिलिटी दीजिए। सेविंग अकाउंट, मान लीजिए कि वो चाहे कि पैसा को सेविंग अकाउंट से अपने टर्म डिपॉजिट में ला सकता है। करंट डिपॉजिट में भी बहुत सारा बिल्ट इन फीचर आ गया है, कुछ ओवरड्राफ्ट फीचर भी आ गए हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स जितने भी पीएसबीज हैं, ठीक है, जितने भी पीएसबीज हैं उसमें सेविंग बैंक के साथ एटीएम डेबिट कार्ड ऑफर किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ इंश्योरेंस भी ऑफर किया जाता है ग्रुप फैसिलिटी में, स्वीप फैसिलिटी भी दिया जाता है, सुपर सेविंग अकाउंट भी आता है दोस्तों,
ठीक है। करंट अकाउंट में भी दोस्तों कुछ ये सब फैसिलिटी दिया जाता है, एटीएम, डेबिट कार्ड, और जो मैं आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। फिर करंट अकाउंट के साथ कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दिया जाता है। तो ये सब ऑफर किए जाते हैं कहाँ पे? पीएसबीज में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि मैं बात करूँ ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में, ध्यान दीजिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस बैंक में क्या क्या ऑफर किया जाता है। पहले मैंने क्या बताया? पीएसबीज में, पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में जब कोई सेविंग अकाउंट खुलवाने आता है तो उसको आप क्या करते हैं? देखिए दोस्तों मैं जेनरिक प्रोडक्ट की बात बता रहा हूँ। तो उसको आप सेविंग अकाउंट तो खोलते हैं, उसके साथ साथ आप उसे एटीएम, डेबिट कार्ड, उसके बाद आप उसको स्वीप आउट फैसिलिटी, उसके बाद एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसके बाद आपको सुपर सेविंग अकाउंट भी होता है दोस्तों, ठीक है। हाई वैल्यू कस्टमर को आप सुपर सेविंग अकाउंट देते हैं। कुछ जो यदि कोई कस्टमर करंट अकाउंट खुलवाने आता है पब्लिक सेक्टर बैंक में तो उन्हें भी ये सब फैसिलिटी दिया जाता है। साथ ही साथ करंट बैंकिंग के साथ कुछ करंट अकाउंट के साथ दोस्तों कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी होती हैं। यदि हम बात करें ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में तो देखिए जेन्युइन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में दोस्तों जेन्युइन प्रोडक्ट मैं आपको बताऊं तो जब वो स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट खुलवाने आता है तो उसको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है। यदि वो करंट अकाउंट खुलवाने आता है तो जो पीएसबी की फैसिलिटी है वो दी जाती है। और जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो सारे प्रोडक्ट्स जो ऊपर मैंने अभी आपको बताए हैं वो सभी ऑफर करते हैं और फॉरेन बैंक में ऑफर करते हैं। तो दोस्तों आप एक बात को नोटिस कीजिए कि अलग अलग बैंक्स हैं उन वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट सब तो एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं। पीएसबी भी वही चीज दे रही है, फॉरेन बैंक भी वही प्रोडक्ट दे रहा है, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक भी वही प्रोडक्ट दे रहा है, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक भी वही प्रोडक्ट दे रहे हैं। यानी दोस्तों आप प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। तो क्या डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं? आप वैल्यू डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रोडक्ट तो सब दे रही है लेकिन वैल्यू क्या है उसका, वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है। सो ये की फैक्टर है, व्हाट इज द वैल्यू डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपको वैल्यू डिफरेंशिएशन की बात समझाता हूं। तो जो भी बैंक टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट ऑफर कर रही है तो हो सकता है कि टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट मंथली बेसिस पे हो, क्वार्टरली हो, कुमुलेटिव इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन हो, ठीक है। अब दोस्तों उसके अलावा बैंक्स कुछ फिक्स डिपॉजिट ऑफर करती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ ताकि एक तरह का कैश क्रेडिट अकाउंट हो। तो ये सब वैल्यू एडिशन है। तो सारे के सारे बैंक जो है ये सब फैसिलिटी ऑफर करती है। कुछ बैंक्स एक्सीडेंटल लाइफ कवरेज ऑफर करती है, ठीक है, कुछ ग्रुप लाइफ कवरेज ऑफर करती है और कुछ ऑफर ही नहीं करती। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रिटेल डिपॉजिट्स हैं, मैं आपको लायबिलिटी साइड पढ़ा रहा था ना दोस्तों, तो रिटेल का जो डिपॉजिट्स हैं वो स्टेबल है और इसके अंदर कोर डिपॉजिट आता है। रिटेल के डिपॉजिट को इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है और आप एडिशनल इंटरेस्ट के लिए बार्गेनिंग कम होता है। इसके अंदर लो कॉस्ट फंड आते हैं बैंक्स के लिए और इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिटेल कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनाता है और यही की वे है वॉलेट शेयर को मैक्सिमाइज करने का। अब बात करते हैं दोस्तों रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स की। तो अभी हमने रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया, अलग अलग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, अलग अलग बैंक जो ऑफर करती है। अब बात करते हैं दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। सुनाओ रिटेल एसेट बैंकिंग, बेसिकली रिटेल बैंकिंग के कारण क्या होता है कि हमारा यील्ड बढ़ता है। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि रिटेल बैंकिंग का क्या क्या एडवांटेजेस है। तो रिटेल एसेट फाइनेंसिंग जो है रिटेल बैंकिंग का एक मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। और रिटेल लोन्स जो होते हैं वो किसी बैंक के रेवेन्यू स्ट्रीम के बैकबोन होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, रिटेल लोन रहेगा तभी तो बैंक सर्वाइव कर पाएगी, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए क्रॉस सेलिंग और प्रोडक्ट बंडलिंग ये सभी स्ट्रक्चर्ड होते हैं और सारे के सारे रिटेल एसेट प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो फोकस इतना हाई होता है दोस्तों कि कुछ बैंकों में रिटेल एसेट जो है कम से कम 40 से 45% जो है टोटल एसेट बेस का है। समझिए बात को कि बैंक की जितनी एसेट है उसका 40 से 45% जो है वो किसका कंट्रीब्यूशन है? रिटेल बैंकिंग का। सोचिए कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। यू कैन सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग। तो मेन एडवांटेज क्या है कि आपका एसेट बेस का स्टेबिलिटी होना, क्योंकि कंज्यूमर बेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या है कि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। आपके जो स्टैंडर्ड रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? हाउसिंग लोन हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गए, कार लोन हो गए, क्रेडिट लोन हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों लोन अगेंस्ट रेंटल रिसीवेबल आ गए, ठीक है। तो आप देखिए रिटेल बैंकिंग के बारे में बात करें, शॉर्ट में आपको समझाता हूं दोस्तों कि जो हमारे एसेट प्रोडक्ट्स हैं उसका क्या फायदा होता है कि बेटर यील्ड बनता है, बॉटम लाइन बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। सारे के सारे बैंक जो है रिटेल एसेट प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, जो मैंने आपको बताया कार लोन, हाउसिंग लोन, ठीक है, ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड, दीज आर ऑल रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। फिर कंज्यूमर लोन को माना जाता है कि लो रिस्क है, लो एनपीए परसेप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है। रिटेल बैंकिंग के अंदर क्या होता है, मिनिमम मार्केट एफर्ट होता है, खासकर जो डिमांड, आप देखिए मान लीजिए कि एक ऐसा इकोनॉमी है, एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वहाँ मार्केटिंग एफर्ट कम लगेगा, ठीक है। आपका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई होगा, और बैंक अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है नॉन फंड बेस्ड या फी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स। नाउ लेट्स डिस्कस अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दूसरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या क्या हैं जो कि रिटेल बैंकिंग ऑफर करती है। तो जो स्टैंडर्ड्स रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आपको बताया था, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, कार लोन्स, क्रेडिट लोन्स, मॉर्गेज लोन्स। इसके अलावा दोस्तों कुछ रिटेल लोन्स भी हैं, जैसे ये सब रेंटल रिसीवेबल, सैलरी ओवरड्राफ्ट, लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, लोन्स फॉर ट्रेडर इन पर्सनल सेगमेंट। सो दीज आर ऑल रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कुछ एसेट कुछ अदर प्रोडक्ट्स में बताया था, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, गिफ्ट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिटरी सर्विस, ब्रोकिंग सर्विसेज, ठीक है। जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लाइफ एंड नॉन लाइफ पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड, रिटेल एसेट ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बॉन्ड, बिल पेमेंट सर्विस, मल्टी सिटी चेक्स, पेमेंट गेटवे फॉर रेल, एयर टिकट बुकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, तो ये सभी अदर सर्विसेज के अंदर आते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर कि अदर सर्विसेज में कौन कौन से पार्ट हैं जो कि बैंक रिटेल बैंकिंग के अंदर ऑफर करती है। सो दीज आर ऑल थिंग विच आर इंक्लूडेड अंडर अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओके। आज के समय में सारे के सारे बैंक एटीएम ऑफर कर रही है। बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो कि एक्टिवली अटेंशन प्ले कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग में और मोबाइल बैंकिंग में, ठीक है। कुछ बैंक लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है, ठीक है। कुछ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, कुछ वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। लेकिन पीएसबीज अभी ये सब चीज़ ऑफर नहीं करते हैं। कोई पीएसबी आपको नहीं मिलेगा जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑफर कर रही है या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ऑफर कर रही है। और जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक है वो ये सभी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि पीएसबीज इज नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, वेयर एज फॉरेन बैंक्स, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सो दीज बैंक्स आर ऑफर ऑल दिस प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये सभी प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब बात करते हैं दोस्तों कि रिटेल बैंकिंग में प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट बैंक बहुत तरीके से करती है। क्या क्या तरीका है प्रोडक्ट को डेवलप करने का? तो दोस्तों देखिए, इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन हाउस मतलब कि बैंक के अंदर प्रोडक्ट को डेवलप करना। इसके अंदर प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है रिसर्च के बेसिस पे और मार्केट डायनेमिक के बेसिस पे, एक तरीके से, ठीक है। तो इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि प्रोडक्ट को रिसर्च के बेसिस पे और मार्केट डायनेमिक के बेसिस पे डेवलप किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों एक होता है हमारा हाइब्रिड क्रॉस पॉलिनेशन, ये बेस्ट फीचर होता है प्रोडक्ट अवेलेबल में। दूसरा तरीका है दोस्तों प्रोडक्ट को डेवलप करने का, वो है मार्केट कंडीशन के बेसिस पे और कस्टमर सेगमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि पीएसबीज में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो इन हाउस होता है। यानी कि आप रिसर्च, पीएसबी क्या करती है, अपनी रिसर्च टीम को यूज करती है, मार्केट डायनेमिक को यूज करती है और प्रोडक्ट को डेवलप करती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होता है दोस्तों, हाँ, और खासकर पीएचडी में जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं इनका जो जानकारी होता है, इनका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो मेजर रोल प्ले करता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। प्राइवेट सेक्टर बैंक में चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन हाउस किया जाता है इंडिपेंडेंटली। मार्केट डायनेमिक को यूज करते हैं, सेगमेंटेशन को यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन को यूज करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, पीएसबीज हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, दोनों के दोनों में प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है इन हाउस होती है। अब जरा देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक में क्या होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है ना, आप पहले करते क्या है, आप मार्केट सर्वे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। आप ये पता लगाते हैं कि ज़रूरत क्या है कस्टमर को, और उसके बाद आप पहले नीड्स को पता लगाते हैं, आप फिर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फिर आप एक सैंपल लेते हैं, उसको टेस्टिंग करते हैं, फिर आप फीडबैक लेते हैं, और तब आपको जैसा फीडबैक मिलता है फिर आप प्रोडक्ट को फाइन ट्यूनिंग करते हैं और फाइनल रोल आउट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है। आपने सबसे पहले कस्टमर की ज़रूरत को पता किया, नीड को पता किया, आपने सर्वे कंडक्ट किया, आपने फिर प्रोडक्ट को डेवलप किया, फिर से उसे टेस्टिंग किया, फीडबैक लिया और फिर फाइनल रोल बैक किया, ठीक है। तो ये सभी ये स्टेप्स होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो दीज आर ऑल स्टेप्स। अब जरा हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हाँ, तो पीएसबीज में जो मार्केट सर्वे होता है वो इन हाउस सोर्स से होता है, कोई आउटसोर्स नहीं होता है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया एक बार चलिए क्विकली रिकॉल करते हैं दोस्तों। तो अभी मैंने आपको समझाया कि रिटेल बैंकिंग को 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल चैनल, मल्टीपल कंज्यूमर ग्रुप, पहला पॉइंट। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि रिटेल बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर, बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस मॉडल्स होते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में आपको बताया कि इंड टू इंड आउटसोर्सिंग, प्रीडोमिनेंटली आउटसोर्सिंग, पार्शियल आउटसोर्सिंग, इन हाउस आउटसोर्सिंग आते हैं। पीएसबीज जो होते हैं वो इन हाउस रिसोर्स को यूज करते हैं। फिर न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं बैलेंस मिक्स होता है। फॉरेन बैंक जो होते हैं आउटसोर्सिंग यूज करते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया इम्प्लीमेंटेशन मॉडल तो हो गया, फिर आता है बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर का। तो बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर में दोस्तों मैंने आपको बताया 4 मॉडल है, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का कीवर्ड याद रखिएगा, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का सेंट्रलाइज्ड कस्टमर डाटा। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का है कि कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर सम प्रोडक्ट, और प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का है कॉमन इन्फॉर्मेशन फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज करते हैं। फॉरेन बैंक जो है वो प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज करते हैं। जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है वो हमारी हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल यूज करते हैं। फिर हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं, बिजनेस अप्रोच पे। मैंने आपको बताया ना, एक तो है प्रोडक्ट और प्रोसेस मॉडल। अब देखते हैं बिजनेस प्रोसेस अप्रोच में सेगमेंटेड अप्रोच है, फिर ज्योग्राफिक बेस्ड अप्रोच है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच है। मैंने आपको बताया कि जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं वो मिक्स अप्रोच को यूज करते हैं। फिर मैंने बात की प्रोडक्ट मॉडल की। तो प्रोडक्ट मॉडल में मैंने आपको समझाया एसेट साइड में क्या क्या प्रोडक्ट है, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। फिर मैंने आपको बताया रिटेल एसेट के प्रोडक्ट्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या क्या आते हैं, कौन ये सब प्रोडक्ट सर्विस ऑफर करता है, क्या पीएसबीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस ऑफर करती है तो नहीं ऑफर करती, तो कौन ऑफर करता है। तो ये सभी सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं फॉरेन बैंक या हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा। फिर मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या क्या होता है, कौन सी बैंक कौन सा मॉडल यूज करती है, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक इन हाउस को यूज करती है। सो फ्रेंड्स यू कैन सी ऑल द थिंग्स हैव बीन हाइलाइटेड। यदि आप बुक को पढ़ने जाएंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इन दिस पीडीएफ आई हैव हाइलाइटेड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, टू गो थ्रू दिस पीडीएफ क्विकली। आपको यदि क्विकली रिवाइज करना है तो आपको केवल हाइलाइटेड पॉइंट्स से होकर गुजरना है। यू विल बी एबल टू रिकॉल ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। So if you want such type of PDF, you need to WhatsApp me on this number. Number is shown on the screen, and I will provide you the detail regarding this PDF. In the next lecture, we will discuss the remaining part, and that will be provided to the paid member. Thank you for listening to this lecture. Hope you have enjoyed the lesson. Thank you.